हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th की केमिस्ट्री के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज के लेक्चर में हम लोग परमाणु के संबंध में अध्ययन करेंगे। परमाणु को इंग्लिश में एटम कहा जाता है। तो इसके संबंध में कुछ पुरानी अवधारणाएं बताई गई हैं या कुछ प्राचीन विचार बताए गए हैं। इस पे एक बहुत प्राचीन भारतीय दार्शनिक थे जिनका नाम महर्षि कणाद था। महर्षि कणाद, इन्होंने लगभग 800 ईसा पूर्व यह बताया था कि द्रव्य अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है और यही अति सूक्ष्म कण आपस में संयुक्त होकर बड़े कणों का निर्माण करते हैं और यही बड़े कण अणु कहलाते हैं। बताया गया है कि 18वीं सदी के अंत तक इन सूक्ष्म कणों के संबंध में कोई भी वैज्ञानिक जो है वो अपना विचार प्रस्तुत नहीं कर सका या अपने विचार को स्पष्ट नहीं कर सका। तो इस तरह से महर्षि कणाद का ये विचार चलता रहा कि द्रव्य अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है और यही अति सूक्ष्म कण आपस में मिल करके बड़े कण का निर्माण करते हैं जिन्हें अणु कहते हैं। बताया गया है कि 18वीं शताब्दी के अंत में इंग्लैंड के एक साइंटिस्ट जॉन डाल्टन थे जिन्होंने बताया था कि जिन्होंने द्रव्य के संगठन और उसकी संरचना का विस्तृत अध्ययन किया और अध्ययन करने के पश्चात परमाणु के संबंध में उन्होंने अपना विचार प्रस्तुत किया जिसे डाल्टन का परमाणुवाद कहते हैं। उन्होंने अपनी परिकल्पना प्रस्तुत की जिसे डाल्टन का परमाणुवाद के नाम से जाना जाता है। तो अपनी परिकल्पना में उन्होंने बताया था, इसको हम लोग डाल्टन का परमाणुवाद हेडिंग डाल के लिख सकते हैं। परमाणु के संबंध में डाल्टन ने अपना क्या विचार प्रस्तुत किया था कि परमाणु या इस तरह से बताया गया है कि पदार्थ अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है और यही अति सूक्ष्म कण परमाणु कहलाते हैं। तो परमाणु के संबंध में डाल्टन ने पहला विचार यही दिया था कि पदार्थ या तत्व अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है और यही अति सूक्ष्म कण परमाणु कहलाते हैं। इन्होंने अपने दूसरे विचार में बताया था कि परमाणु जो होता है ये अविभाज्य होता है। परमाणु अविभाज्य होता है। परमाणु अविभाज्य है, अर्थात इसे और छोटे कणों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। तो इस तरह से इन्होंने दूसरा विचार यह दिया था परमाणु के संबंध में किया अविभाज्य। तीसरी बात उन्होंने बताई थी कि एक तत्व के सभी परमाणु के आकार और
गुण समान होते हैं। एक तत्व के सभी परमाणुओं के आकार और गुण समान होते हैं। इसी में एक पॉइंट और भी जोड़ सकते हैं कि एक ही तत्व के सभी परमाणुओं के आकार भार भी लिख सकते हैं। इसी में आकार, परमाणु भार और गुण समान होते हैं। आगे बताया गया इन्होंने अगला जो विचार दिया था कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु के आकार, परमाणु भार और गुण जो होते हैं वो भिन्न भिन्न होते हैं। यानी भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के परमाणुओं के परमाणु भार, आकार और गुण भिन्न भिन्न होते हैं। यानी डिफरेंट टाइप होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। अगला विचार इन्होंने दिया था कि एक ही, इसके बारे में इन्होंने एक बात ये भी बताया था कि परमाणु जो है ये अविनाशी है। परमाणु अविनाशी है, अर्थात इसे ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही बनाया जा सकता है। परमाणु को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। तो ये डाल्टन ने परमाणु के संबंध में क्या बातें बताई हैं, तो उसको एक बार फिर से हम लोग समझ लेते हैं कि इन्होंने परमाणु के संबंध में बताया था कि पदार्थ या तत्व, यहाँ पे तत्व भी लिखे, या पदार्थ या तत्व अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है और यही अति सूक्ष्म कण परमाणु कहलाते हैं। परमाणु के बारे में बताया गया कि यह अविभाज्य होता है, अर्थात इसे और छोटे कणों में विभाजित नहीं किया जा सकता। तीसरी बात उन्होंने बताई थी कि एक ही तत्व के सभी परमाणुओं के परमाणु भार, आकार और गुण समान होते हैं। चौथी बात उन्होंने बताई थी कि भिन्न भिन्न तत्वों के, यानी अलग अलग तत्वों के परमाणुओं के जो परमाणु भार, आकार और गुण होते हैं ये भिन्न भिन्न होते हैं। पांचवी बात इन्होंने बताई थी कि परमाणु अविनाशी होता है, अर्थात इसे ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। तो इस आधार पे डाल्टन ने परमाणु की एक परिभाषा दी थी। उन्होंने बताया था कि परमाणु तत्व का वह छोटे से छोटा कण है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। एक बार फिर से सुनते हैं इसको। डाल्टन ने परमाणु की क्या परिभाषा दी थी? उन्होंने बताया था कि परमाणु जो है वो किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम, या कह सकते हैं छोटे से छोटा अविभाज्य कण है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है या भाग ले सकता है। तो परमाणु के संदर्भ में जो परिभाषा बताई गई हम लिख देते हैं। किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण या परमाणु किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण है, वह सूक्ष्मतम अविभाज्य कण है, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है, तो परमाणु की जो एक परिभाषा है ये जॉन डाल्टन के द्वारा दी गई थी। तो बाद में
यहाँ पे जो ये इन्होंने बताया था कि परमाणु अविनाशी है या परमाणु अविभाज्य है। बाद में कुछ साइंटिस्टों ने जो है प्रयोगों के आधार पर सिद्ध किया कि परमाणु अविभाज्य नहीं बल्कि यह विभाज्य है, यानी इसको विभाजित किया जा सकता है और यह कह सकते हैं कि इसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में विभाजित किया जा सकता है। तो इस तरह से डाल्टन के परमाणुवाद में कुछ कमियां उत्पन्न हो गई। तो परमाणु की फिर दूसरे साइंटिस्टों ने नए तरीके से परिभाषा प्रस्तुत की, जिसमें एक साइंटिस्ट, इटली के साइंटिस्ट थे जिनका नाम आवागात्रो था। आवागात्रो ने परमाणु की नई परिभाषा प्रस्तुत की। इटली के साइंटिस्ट थे आवागात्रो। इन्होंने बताया था कि इन्होंने परमाणु के संबंध में अध्ययन करके इन्होंने निष्कर्ष निकाला कि जो है कि कुछ तत्वों के परमाणु जो है वो स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं, जैसे अक्रिय गैसों के परमाणु स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं। तो इस तरह से, या फिर से इसकी परिभाषा इन्होंने प्रस्तुत की कि किसी तत्व का वह छोटे से छोटा कण किसी आवागात्रो इटली के साइंटिस्ट थे, इन्होंने परमाणु की परिभाषा दी थी कि किसी तत्व का वह छोटे से छोटा कण छोटे से छोटा, जिसको आप लोग सूक्ष्मता भी बोल सकते हैं, किसी तत्व का वह छोटे से छोटा कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है, किसी तत्व का वह छोटे से छोटा कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है, परंतु स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है अथवा नहीं भी रह सकता है, अथवा नहीं भी रह सकता है। परमाणु कहलाता है, परमाणु कहलाता है, परमाणु कहलाता है। इस तरह से आवागात्रो ने परमाणु की नई परिभाषा प्रस्तुत की कि किसी तत्व का वह छोटे से छोटा कण, आप इसको सूक्ष्मतम भी बोल सकते हैं, किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है परंतु सूक्ष्म अवस्था में रह सकता है अथवा नहीं भी रह सकता है, परमाणु कहलाता है। ये आवागात्रो ने बताया था। इस आधार पर बताया था, उन्होंने देखा कि कुछ तत्वों के परमाणु सूक्ष्म अवस्था में रह सकते हैं और कुछ तत्वों के परमाणु जो है सूक्ष्म अवस्था में नहीं रह सकते हैं। सबसे छोटा परमाणु हाइड्रोजन का परमाणु होता है। तो इस आधार पर यहाँ पर बताया गया है कि कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, इन तत्वों के परमाणु जो होते हैं वो स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं। आर्गन, अक्रिय गैसों में जैसे आर्गन है, नियॉन है, हीलियम है, इन सब तत्वों के परमाणु स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं। परंतु हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है, ठीक नहीं किसी दूसरे हाइड्रोजन परमाणु के साथ
संयुक्त हो जाता है, या किसी दूसरे मान लीजिए हाइड्रोजन है, क्लोरीन के साथ संयुक्त हो जाता है, तेल बना लेता है। तो ऐसे नाइट्रोजन है, ये भी जो है ऑक्सीजन के साथ संयुक्त हो जाएगा। बताया गया है कि कुछ तत्वों के परमाणु जो है उनको अवस्था में रह भी सकते हैं और नहीं भी रह सकते हैं, परमाणु कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। परमाणु, तो परमाणु की परिभाषा क्लियर होगी। परमाणु भार क्या होता है? परमाणु भार या एटॉमिक वेट, एटॉमिक वेट क्या है? परमाणु भार, परमाणु भार के संदर्भ में परिभाषा दी गई है कि किसी तत्व का परमाणु भार को लिखने के बाद समझाते हैं। किसी तत्व का परमाणु भार वह संख्या है, किसी तत्व का परमाणु भार वह संख्या है जो यह प्रदर्शित करती है कि वह संख्या है जो यह प्रदर्शित करती है कि उस तत्व का एक परमाणु, उस तत्व का एक परमाणु कार्बन 12 समस्थानिक के, कार्बन 12 समस्थानिक के, कार्बन 12 समस्थानिक के क्या कह सकते हैं? कार्बन 12 समस्थानिक को कोष्ठक में भी लिख सकते हैं, एक परमाणु, या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि कार्बन परमाणु के, पहले कार्बन परमाणु लिख दीजिए, कार्बन परमाणु, और फिर उसके बाद कार्बन 12 समस्थानिक लिखिए, कार्बन 12 समस्थानिक लिखिए के 12वें भाग से कितना गुना भारी है, कितना गुना भारी है। तो परमाणु भार की जो परिभाषा दी गई है कि किसी तत्व का परमाणु भार वह संख्या है जो यह प्रदर्शित करती है कि उस तत्व का एक परमाणु, कार्बन 12 परमाणु, कार्बन के 2 समस्थानिक होते हैं, कार्बन 12 और कार्बन 14, उसमें कार्बन 12 की तुलना, कार्बन 12 परमाणु, कार्बन 12 समस्थानिक के कार्बन परमाणु से तुलना की गई है। फिर से बात करते हैं। तो किसी तत्व का परमाणु भार, किसी तत्व का परमाणु भार वह संख्या है जो यह प्रदर्शित करती है कि उस तत्व का एक परमाणु कार्बन 12 परमाणु के 12वें भाग से कितना गुना भारी है। इसको कैलकुलेट करने के लिए एक सूत्र दिया गया है कि तत्व का परमाणु भार बराबर, तत्व का परमाणु भार बराबर तत्व के एक परमाणु का, तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान बटा, तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान बटा कार्बन 12 परमाणु के, कार्बन 12 परमाणु के एक परमाणु का द्रव्यमान, या कार्बन 12 के एक परमाणु के 12वें भाग का द्रव्यमान, कार्बन 12 परमाणु के 12वें भाग का द्रव्यमान, कार्बन 12 के एक परमाणु के, ऐसे भी लिखेंगे, कार्बन 12 के एक परमाणु के 12वें भाग का
इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, या तत्व का परमाणु भार बराबर तत्व का परमाणु भार बराबर तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान बटा कार्बन 12 को ऐसे हम लोग लिख सकते हैं 1/12 इतना हो जाएगा एक परमाणु के बराबर भाग का द्रव्यमान। कार्बन 12 1/12 जुड़े कार्बन 12 के एक परमाणु का द्रव्यमान तो परमाणु भार की ये परिभाषा हो जाएगी कि किसी तत्व का परमाणु भार वह संख्या है जो यह प्रदर्शित करती है कि उस तत्व का एक परमाणु के 12वें भाग से कितना गुना भारी है। इसको कैलकुलेट करने के लिए किसी तत्व के परमाणु भार को ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित सूत्र का प्रयोग किया जाता है। तत्व का परमाणु भार बराबर तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान बटा कार्बन 12 के एक परमाणु के 12वें भाग का द्रव्यमान। इस सूत्र को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, तत्व का परमाणु भार बराबर तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान बटा का 1/12 इंटू कार्बन 12 परमाणु के एक परमाणु का द्रव्यमान। तो ये है कार्बन 12, ये है परमाणु भार। आगे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि तत्वों के परमाणु भार प्रायः भिन्नात्मक क्यों होते हैं। तो इसका उत्तर यहाँ पर ये दिया जाएगा कि तत्वों के परमाणु भार भिन्नात्मक इसलिए होते हैं क्योंकि ये प्रकृति में अपने समस्थानिकों के रूप में या अपने समस्थानिकों के मिश्रण के रूप में पाए जाते हैं। एक बार फिर से इस क्वेश्चन को सुन लीजिए, तत्वों के परमाणु भार भिन्नात्मक क्यों होते हैं, यानी दशमलव क्यों होते हैं। इसका उत्तर ये देना है क्योंकि तत्व जो होते हैं वो प्रकृति में अपने समस्थानिकों के मिश्रण के रूप में पाए जाते हैं, इसीलिए इनके परमाणु भार जो होते हैं वो भिन्नात्मक होते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अगर कोई ये क्वेश्चन पूछता है कि ग्राम परमाणु भार किसे कहते हैं, तो ये बताना है कि जब परमाणु भार की वैसे कोई इकाई नहीं होती है, बताया गया परमाणु भार की कोई इकाई नहीं होती है, लेकिन जब तत्वों के परमाणु भार को ग्राम में व्यक्त किया जाता है तब उसे ग्राम परमाणु भार कहते हैं। यानी जब परमाणु भार को ग्राम में व्यक्त किया जाता है तब वही परमाणु भार जो है वो ग्राम परमाणु भार कहलाता है। ये हो गया ग्राम परमाणु भार। आगे एक उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं कि जैसे क्लोरीन का परमाणु भार 35.5 होता है, तो बताइए कि इसका ग्राम परमाणु भार क्या होगा। तो बताना है कि क्लोरीन का ग्राम परमाणु भार 35.5 ग्राम होगा। तो ये हो गया ग्राम परमाणु भार। आगे परमाणु द्रव्यमान इकाई क्या होता है, एटॉमिक मास यूनिट किसे कहते हैं। परमाणु द्रव्यमान इकाई परमाणु द्रव्यमान इकाई परमाणु द्रव्यमान इकाई किसे कहते हैं। परमाणु द्रव्यमान इकाई एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है। एटॉमिक मास यूनिट की परिभाषा बताई गई है कि कार्बन 12 परमाणु के एक परमाणु के द्रव्यमान के कार्बन 12 परमाणु के एक परमाणु के द्रव्यमान के एक परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग को परमाणु
द्रव्यमान इकाई, परमाणु द्रव्यमान इकाई कहते हैं। कार्बन के 2 समस्थानिक होते हैं, कार्बन 12 और कार्बन 14। यहाँ कार्बन 12 समस्थानिक को मानक बनाया गया है। कहा गया है कि कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान के, कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग को, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग को परमाणु द्रव्यमान इकाई कहते हैं। इसे संक्षेप में AMU यानी एटॉमिक मास यूनिट से प्रदर्शित किया जाता है, या इसे संक्षेप में AMU कहते हैं। ये हो गया जो है, अर्थात 1 AMU बराबर 1 AMU बराबर 1/12 गुणे कार्बन 12 समस्थानिक के या कार्बन 12 परमाणु के, कार्बन 12 परमाणु के 12वें भाग का द्रव्यमान, 12वें भाग का द्रव्यमान कार्बन 12 परमाणु के, कार्बन 12 यहाँ हो सकता है समझ में आ रहा हो, तो कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु के 12वें भाग का द्रव्यमान। इसको ऐसे भी लिखें समझने के लिए, थोड़ा और बड़ा कर लीजिए। कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु के, कार्बन 12 समस्थानिक के परमाणु के एक परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग का द्रव्यमान। तो कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु के 12वें भाग का द्रव्यमान। एटॉमिक मास यूनिट निकालने के लिए कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु के द्रव्यमान, एक परमाणु के 12वें भाग के द्रव्यमान में 12 से भाग दे दिया जाता है, तो एक एटॉमिक मास यूनिट प्राप्त हो जाता है। साइंटिस्टों ने बताया है कि कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु का द्रव्यमान 1.9926। कार्बन 12 समस्थानिक के, कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु का द्रव्यमान, एक परमाणु का द्रव्यमान 1.9926 into 10⁻⁴ ग्राम। साइंटिस्टों ने कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु का द्रव्यमान 1.9926 गुणे 10⁻⁻23 यहाँ है, 9926 गुणे 10⁻⁻23 ग्राम प्राप्त किया है, जो 12 AMU के बराबर होता है, जो 12 एटॉमिक मास यूनिट के बराबर होता है, 12 एटॉमिक मास यूनिट के बराबर होता है। तो एक एटॉमिक मास यूनिट के लिए, यानी इसी स्थान पर हम इस वैल्यू को रख देंगे, तो एक एटॉमिक मास यूनिट बराबर, एक एटॉमिक मास यूनिट इक्वल टू 1/12 गुणे कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु के 12वें भाग का द्रव्यमान, यानी कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु के 12वें भाग का द्रव्यमान, एक भाग का द्रव्यमान निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको जो है 1.9926 गुणे 10⁻⁻
एक परमाणु का द्रव्यमान 1.9926 गुणे 1023 कर दिया जाएगा। इसको सॉल्व कर दीजिए। सॉल्व कर देने पर यहाँ पर 1 में जब भाग दिया जाएगा यहाँ पर तो 1.9926 भाग देने पर यहाँ पे जो है सीधे 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम प्राप्त होता है। 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम प्राप्त होता है। इस तरह से एक एटॉमिक मास यूनिट बराबर 1.6 ग्राम होता है। इसको भाग दे लीजिएगा यहाँ पे, समय थोड़ा लगेगा। यहाँ देखिए 4 अंक का दशमलव है यहाँ, तो 4 अंक का दशमलव यहाँ 12 के बाद 4 जीरो बढ़ा लीजिए, दशमलव हट जाएगा। यहाँ 5 अंक हो गया, यहाँ जो है 6 अंक है, तो दशमलव लगा के यहाँ एक जीरो बढ़ाया जाएगा, एक बार जाएगा। उसके बाद जो है घटा देंगे 6, 2, 9, 7, फिर उसके बाद 12, 6, 72, यानी लगभग जब दशमलव को एक अंक इधर खिसका देंगे तो ऋणात्मक घात की और बढ़ जाएगी, -24 हो जाएगा। तो 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम प्राप्त होगा। तो इस तरह से एक एटॉमिक मास यूनिट बराबर 1.66 गुणे 10⁻24 ग्राम होता है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। इसकी जो PDF फाइल है वो आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। इसी वीडियो के साथ PDF फाइल पहुंच जाएगी आपके पास। तब तक के लिए धन्यवाद।